जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यूरो यूएसडी ट्रेडिंग प्लान। तो इसमें ऑब्वियसली यूरो यूएसडी की बात हो रही है। मंडे मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिल रही है यहाँ पे मार्केट में। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे दिख रही है। अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये एक डबल टॉप पैटर्न की तरह है, अगर आप इसको देखना चाहोगे। और ये जो सेकेंड टाइम मार्केट डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वो पुराने टॉप के बराबर नहीं जा पाया। पुराने प्राइस लेवल से थोड़ा नीचे से ही रिटर्न कर गया। तो ये एक बेयरिश नेचर को शो करता है। दूसरी बात ये है कि यूरो यूएसडी पहले से ही वो डाउन ट्रेंड में था। ये उसका ट्रेंड कह सकते हो, एक डाउन मूविंग चैनल में वो चल रहा था। और जब वीकेंड में ये जो गैप बना है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और ओपन मंडे को यहाँ पे हुआ, ये हुआ था उस वीकेंड में जब ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आए थे कि वो यूरोप पे बिल्कुल टैरिफ लगाएंगे। चलो, टैरिफ क्या होता है ये टर्म अगर आप सर्च करोगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, खास करके ट्रम्प की जब से इनॉग्रेशन हुई है। और वो लगभग हर देश जिससे कि यूएस में इंपोर्ट होता है उस पे टैरिफ लगा रहा है। यानी कि सिंपल भाषा में कही जाए, सिंपल लैंग्वेज में, तो इंपोर्ट होके जो भी इंपोर्ट होके यूरोप से आ रहा है उस पे वो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो उसके कारण यूरो की वैल्यू डाउनग्रेड हो गई और सडनली यूरो यूएसडी नीचे ओपन हुआ। मार्केट में गैप फिल करने की नेचुरल टेंडेंसी होती है। अगर मार्केट में गैप के साथ ओपन होता है तो आप देखोगे कि मोर देन 50% केसेस में मार्केट वापस जाएगा। और जहां से गैप बना है, जैसे ये क्लोजिंग का प्राइस लेवल था, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये सिर्फ वहां तक ही ऊपर नहीं गया, उसके काफी ऊपर भी चला गया। लेकिन फिर से इसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद फिर से ये रिट्रेसमेंट हो रही थी और फिर से ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। ये बड़ा कैंडल जो बना है ये तब बना जब यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आया जो कि इंक्रीज कर गया। तो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकती है। तो उससे डॉलर को मजबूती मिलेगी। तो ऐसे आप लोग कैलेंडर देखते होंगे तो ऐसे भी आपको पता चलता होगा, उसमें दिखाता है कि ये अगर डेटा फोरकास्ट किए हुए डेटा से ग्रेटर आया तो फिर वो उस करेंसी के लिए पॉजिटिव है। तो डॉलर के लिए पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ से कंटिन्यूएशन की संभावना बनती थी लेकिन वो नहीं बनी। ये डाउन ट्रेंड, तो फिर ये कुछ इस तरह से कंटिन्यू हो जाता है कि ये पहले से भी ये डाउन ट्रेंड था, ये रिट्रेसमेंट हो गया छोटा सा। मैं ये पूरी स्टोरी को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये गैप के कारण बनी थी। तो एक्चुअल में अगर वो गैप क्रिएट नहीं होता तो रेगुलर ये यूरो यूएसडी की स्टोरी बन रही थी कि ये इस तरह से मूव कर रहा था। लेकिन उसके बाद खबर आई कि ये यूरोपियन यूनियन और ट्रम्प के बीच में, ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग कुछ आपस में समझौता करेंगे, कुछ म्यूचुअल डील करेंगे जो कि दोनों ही कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा म्यूचुअली। क्योंकि कुछ ट्रेड वार जैसी स्थिति अ, सामने आ रही थी कि यूरोप कह रहा था कि हम लोग भी जो यूएस से इंपोर्ट होता है उसमें हम टैक्स लगाएंगे, और ये स्थिति यूएस की चाइना, मेक्सिको, कनाडा के साथ भी बन रही थी। तो इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स में मार्केट आया, लेकिन मार्केट ने क्या करा, उसको पूरा ओवर प्राइस कर लिया। अभी तक हुआ कुछ नहीं है। अभी तक यूरोप पे अ, जो टैरिफ अप्लाई करने की बात उन्होंने करी थी उन्होंने अभी तक अप्लाई की नहीं है। इट वाज जस्ट स्टेटमेंट। और उसके बाद इस तरह की अगर बात आ रही है कि म्यूचुअल बेनिफिशियल कुछ प्लान बनाएंगे और उसकी मीटिंग होगी, तो वो मार्केट ने उसे यूरोप के लिए बहुत सही रूप में देखा और इसलिए यूरो ऊपर चलता चला गया और यहाँ तक चला गया। लेकिन अब आगे क्या होगा ये अभी तक पता नहीं। क्या आगे ऐसी कोई मीटिंग होगी यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जिसमें टैरिफ पे बात हो, जिसमें कोई एक म्यूचुअली अग्रीएबल समझौता जैसा कुछ हो। ये कब होगी ये सारी चीज़ें हमें अभी अ, नहीं पता, और उसके आधार पे इसमें अभी कोई ट्रेडिंग प्लान अभी हम लोग नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी अगर हम समझें तो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में फिर अगर कोई ड्राइविंग फैक्टर नहीं है और मार्केट अगर डबल टॉप बना के रिटर्न कर रहा है तो वो वापस उसी प्राइस में
प्राइस का जो रेंज है उसमें वो फॉल बैक करेगा। अगर कोई उस रेंज से बाहर निकलता है तो ये तभी निकलता है जब उसको ड्राइव करने वाला कोई फैक्टर हो रहा है, जो उसको आगे की ओर ड्राइव करेगा। यूरो को अगर और ऊपर जाना है तो आप राइट साइड में देखो, उसको ऊपर ड्राइव करने का कोई फैक्टर होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो ये फिर वापस फॉल बैक करके फिर उसी रेंज में आएगा। तो ये फंडामेंटल और टेक्निकल सिनेरियो मैच हो रहे हैं। टेक्निकल सिनेरियो डबल टॉप बन रहा है। ये जो कैंडल अभी इमीडिएट अगर आप ट्रेड की बात करें, तो ये कैंडल लगभग आप ये कह सकते हो कि एनगल्फिंग बेयरिश कैंडल बनते बनते रह गया। अग- अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाता, पुराना जो कैंडल जहां पे ओपन हुआ था, तो ये देख लो, यहाँ इसके नीचे अगर वो क्लोज होता तो एग्जैक्टली टेक्निकली एक्यूरेट, पूरी तरह से टेक्निकली एक्यूरेट वो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाता। तो वो बना नहीं है, लेकिन अगर मार्केट की ओपनिंग इसके नीचे होती है तो हमें प्राइस एक्शन यही कहने की कोशिश कर रहा है कि कैंडल बने बने या ना बने, प्राइस एक्शन बेयरिश है, तो आप वहां से सेल पोजीशन ले सकते हो। अब इसमें एक हार्मोनिक चीज भी देखने को मिल रही है कि ये जो मूवमेंट हुई थी नीचे से ऊपर की ओर, ये कुछ इस तरह से हुई थी। अब मैं वापस आ रहा हूँ। ये ए बी सी डी, ये जो मूवमेंट हुई थी, जो गैप फिल करने के बाद भी और ऊपर तक चली गई थी, तो ये ए से लेके बी तक, इसे आप सी मान लो, इसे डी मान लो। बड़ा ही बोरिंग सा एक पैटर्न है, सभी लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन कई बार बहुत क्लासिकल और सिंपल चीजें भी काम कर जाती है अगर वो इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ कनेक्टेड हो। तो सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल पे कुछ नहीं होता है। तो ये ए बी सी डी भी आप देखोगे तो 100% एक्यूरेट है। ये जितना मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का है वो सेम यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट है। आप प्लॉट करके देख सकते हो फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल अपने कंप्यूटर वर्जन पे, मेटा ट्रेडर पे, या जैसे भी आप प्लॉट करो या मेजर करना चाहो तो कर सकते हो। तो इससे क्या है कि हार्मोनिक पैटर्न है तो अब रिट्रेसमेंट होगा। अब रिट्रेसमेंट इसके बराबर हो सकती है जो पुरानी रिट्रेसमेंट थी, ऐसे ही नीचे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकती है। उतनी बड़ी रिट्रेसमेंट हो गई तो फिर आपके लिए काफी ज्यादा रिवॉर्ड है, क्योंकि आपका रिस्क कुछ नहीं है। रिस्क ये है कि अगर मार्केट मंडे को इसके ऊपर क्लोज हो गया, अब मैं क्लोजिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मंडे में कोई न्यूज नहीं है, कोई ड्राइविंग फैक्टर नहीं है। तो टेम्पररी प्राइस एक्शन किसी भी डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर सेशन में अलग अलग हो सकता है। आपको टोक्यो सेशन में कुछ और दिख जाएगा, यूरोप यानी लंदन सेशन में कुछ कुछ और दिख जाएगा। तो टेम्पररी प्राइस एक्शन के चक्कर में कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, तो बेटर होगा कि आप पूरे दिन भर का रिस्क लेके चलो, जो कि कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अभी लगभग 1000 पॉइंट का एवरेज डेली रेंज है। तो 1000 पॉइंट के हिसाब से वो अपना रिस्क कंसीडर करो, उसके हिसाब से लॉट साइज सेट कर लो, क्योंकि नीचे अगर देखोगे तो 1500 पॉइंट तक नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ये मूवमेंट लगभग 1500 से 1500 से बड़ा है, तो ऐसी नीचे की मूवमेंट फिर से हो सकती है। और कोई ऐसा नेगेटिव यूएस की तरफ से कोई न्यूज़ या यूरोप की तरफ से कोई ऐसा न्यूज़ या डेटा पहले से शेड्यूल किया हुआ नहीं है, अगर आप कैलेंडर देखोगे तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं जिससे कि अभी बेरिश ट्रेडिंग करने का बायस यहाँ पे बन रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर पे एक बहुत सिंपल सी चीज देखने को मिलती है कि 1 आवर पे एक कैंडल पैटर्न बन चुका है, जो एटलीस्ट आपको स्कैल्पर्स को शॉर्ट टर्म में एक छोटी सी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देता है। जो लोग 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट के लिए नहीं ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी सिम प्लान वही है। यहाँ पे भी मैं बेयरिश ही बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी वही सारे इकोनॉमिक एनालिसिस कनेक्टेड है कि मार्केट क्यों यहाँ तक मूव किया, क्यों नीचे जाएगा। कोई नया लॉजिक नहीं है, सिर्फ टेक्निकल लॉजिक में थोड़ा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है। इसको थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ। ये जो है बुलिश कैंडल है, और ठीक है, ये आप बुलिश कैंडल है। उसके बाद ये जो डोजी कैंडल है जिसमें कोई एक्चुअल बॉडी नहीं है, और उसके बाद जो ये ब्लैक वाली कैंडल बनी है, तो ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये आपका बन जाता है बेयरिश पैटर्न। इसका नाम आप कुछ भी रख लो, देखो नाम से कुछ नहीं होता है। इसका नाम है इवनिंग डोजी स्टार, नाम आप रख लो कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात समझने की ये है कि एक बड़े बुलिश कैंडल के बाद मोमेंटम रुक गई। यहाँ पे मार्केट इनडिसीजन में था, ना तो बायर जीत पाया ना तो सेलर मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस जमा पाए, क्योंकि सेलर मार्केट को नीचे लेके आए लेकिन
अंततः वो ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो कैंडल में कोई रियल बॉडी है। लेकिन फिर से तीसरे घंटे में क्या हुआ कि सेलर्स वापस मार्केट में आ गए और उसको एटलीस्ट नीचे, इसके मिड पॉइंट से नीचे ले जाके क्लोज कर दिया। तो ये सेलर्स का इन्फ्लुएंस दिखाता है और इसीलिए फिर से बायर एंटर किए मार्केट में, लेकिन वो उसको ड्राइव नहीं कर पाया और ये नीचे फिर से गिरता रहा स्लो स्पीड से। ये स्लो स्पीड की गिरावट इसलिए नहीं हुई है कि कोई बहुत बड़ा बेयरिश ड्राइविंग फैक्टर है। ये इसलिए हुई है कि यूरो यूएसडी पे अगर आप स्वैप समझते हो, जो लोग स्वैप नहीं समझते या स्वैप को इग्नोर कर देते हैं, उनको मैं समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे फॉरेक्स ट्रेडर हैं जो एक-एक ट्रेड को 1-1 साल तक सिर्फ स्वैप कमाने के लिए होल्ड करते हैं। अगर लोगों ने यूएसडी जेपीवाई बाय करके छोड़ दिया होता 3 साल पहले, 6 4 साल पहले, तो उनको जो प्रॉफिट मार्केट मूवमेंट से आती, वो तो आती ही आती। स्वैप में बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। क्योंकि उसमें लॉन्ग पोजीशन में पॉजिटिव स्वैप है और ये ऐसा क्यों होता है, ये आप अलग से स्टडी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि स्वैप इसका बाय बाय पोजीशन में बाय ट्रेडर्स के लिए स्वैप नेगेटिव होता है, तो बाय ट्रेडर ट्रेड क्लोज करके निकल जाएँगे। तो बायर्स अगर बाय पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, यानी बायर्स मार्केट से आउट हो रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ रही है, वो नीचे ही पुश करेगी उसका चीज़ को। जिसकी सप्लाई बढ़ती है, जिसके बाय पोजीशन क्लोज किए जाते हैं, जिसमें सेल लगाया जाता है, वो चीज़ नीचे गिरती है। तो उसके कारण ये धीरे-धीरे नीचे गिर रही है। अब ये कितनी कंटिन्यू कर पाती है? क्या ये इसके जैसे छोटी-सी गिरावट तो नहीं रह जाएगी? इस तरह के भी सवाल मन में आएँगे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने अभी तक जो भी लॉजिक सप्लाई किए हैं, वो कितना हद तक काम करता है। कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं होती है, कोई भी एनालिसिस फेल कर सकती है, इसलिए हमेशा आपको तैयार रहना है कि अगर आप ये छोटे पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस भी इसी टाइप का होना चाहिए। अब आप इसमें ये साइज़ निकाल लो, इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक, ये जो इवनिंग स्टार की मैंने बात करी थी, उसका टारगेट नीचे में भी उतना ही बड़ा होगा, यानी यहाँ तक आपका टारगेट आएगा। एग्ज़ैक्ट प्राइस क्या क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका 1.0462 से थोड़ा नीचे रहेगा, 1.0460 तक तो आएगा। ये इस मिनिमम सिर्फ़ इस कैंडल पैटर्न का वो टारगेट होना चाहिए और इसके ऊपर आप चाहो तो स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब चूँकि ये सेल पोज़ीशन है, आपका ट्रेड बाय प्राइस पे क्लोज़ होगा, यानी कि आस्क पे क्लोज़ होगा, तो जो स्प्रेड है वो ऐड कर लेना और 5-10 पॉइंट और ऐड कर लेना, यानी कि लगभग 25-20 पॉइंट आप ऊपर यहाँ पे इसके हाई से 20-25 पॉइंट ऊपर आप ऐसे लगा लेना और टीपी। अब इसमें देखोगे कि स्विंग के हिसाब से पुराना सपोर्ट ये है, तो आपको ये सपोर्ट ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ़ ये स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो इसका टारगेट बिना इस सपोर्ट को ब्रेक किए भी हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड बन रहा है। कई लोग चाहें तो दोनों ट्रेड ले सकते हैं, कई लोग चाहें तो मल्टीपल पोज़ीशंस लगा सकते हैं और मल्टीपल पोज़ीशंस की ट्रेडिंग में किस तरह से सीक्वेंस बनाया जाता है, वो हमारी साइट पे मिलेगा। लेकिन जो लोग मोबाइल यूज़र हैं, उनको निराशा होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यहाँ पे कोई चीज़ मोबाइल पे समझ में नहीं आएगी। वो सारे वीडियोज़ जो बनाए गए हैं, वो कंप्यूटर वर्ज़न पे बनाए गए हैं मेटा ट्रेडर पे। तो वो आपको मिल जाएँगे साइट मेन्यू में एजुकेशन की कैटेगरी में। 25 नूबस्टर्स पे आप चले जाओ। एजुकेशन की कैटेगरी में जब आप जाते हो, तो उसके अंदर में आपको एक चीज़ मिलती है, स्ट्रैटेजी डिटेल्स। स्ट्रैटेजी डिटेल्स में ही आएगा रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में ही तो बताया जाएगा कि फ़ॉर्मूला क्या-क्या यूज़ करते हैं ये लोग। तो हमारी जो टीम है एनालिस्ट की, वो कैसे और हम लोग कैसे उस फ़ॉर्मूला को यूज़ करते हैं अगर मल्टी पोज़ीशन लगाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने बताया है। फिलहाल ये दोनों आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर किया, रिस्क क्या है आपके साथ बताया। अब देखते हैं मंडे को ये किस तरह से टर्न आउट करता है। देखने के लिए थैंक्स।